So let me remind you, we are talking about analysis of income taxes as per IFRS, where the specific numbering of that IFRS is IAS 12. Now, let me ask you a few questions. Question number 1, is tax an expense? The answer is yes, tax is an expense. Question number 2, how are expenses accounted for? Answer to that is, expenses are accounted for on accrual basis. Question number 3, if expenses are accounted for on accrual basis and tax is considered as an expense, logically tax expense should also be accounted for on accrual basis like any other expense. That's fine. Now the next question is, how does tax accrue? Tax का accrual कैसे होगा? Tax accrues at a given rate on the profit that an entity has earned. So if I am an entity, यदि यहाँ पर मैं एक entity हूँ and मैं report कर रहा हूँ that I have earned a profit of rupees 1 crore and tax rate is 30%, then logically my tax expense should be 30% of rupees 1 crore, that will be rupees 30 lakhs. Now, is income tax law going to charge exactly rupees 30 lakhs of tax? Answer is no. They won't charge 30 lakhs of tax because income tax law says that, boss, whatever profit you have reported in your accounting records, keep it aside. We have our own way of assessing your income. Income tax law is fully equipped with how to bring taxable income into picture from each and every source and from each and every head of income. हर अलग अलग सोर्स से, हर अलग अलग हेड ऑफ इनकम से आपने कहां पर कितना टैक्सेबल इनकम जनरेट किया है, ये इनकम टैक्स लॉ की रिक्वायरमेंट में ही सब कुछ मेंशन्ड है. तो इनकम टैक्स लॉ आपको ये बोलता है, भाई साहब आप प्रॉफिट रिपोर्ट मत करो, आप अपनी बुक्स में करते हो करो प्रॉफिट रिपोर्ट, बट आपके कितने प्रॉफिट पर टैक्स लगेगा, यानी आपकी टैक्सेबल इनकम का असेसमेंट हम करेंगे. आप अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हमको दे दो, वी विल असेस हाउ मच टैक्स इज पेएबल एंड हाउ मच टैक्सेबल इनकम यू हैव जनरेटेड. बेटे यहां तक मेरी बातें समझ में आ रही है आपको? ये कोई बंदा जो पहली बार भी ये टॉपिक सीख रहा है उसको भी ये सब कुछ समझ में आना चाहिए. इसलिए किसी को कहीं पर भी कोई सी भी परेशानी हो, इंस्टेंटली पूछकर बातों को क्लियर कर लेंगे. ठीक है, जहां किसी को कोई डाउट आया, जस्ट रेज योर हैंड. आप सब मेरे सामने स्क्रीन पर है, मुझे मालूम पड़ जाएगा कि भाई किसी को कोई डाउट है. ठीक है, आप अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं, आई डू नॉट माइंड, बट जितना हो सके आप पूरे कॉन्सेंट्रेशन से मेरी बात सुनेंगे. नाउ, इनकम टैक्स लॉ का अपना तरीका है टैक्सेबल इनकम को असेस करने का, और हम तो IFRS या US गैप फॉलो करके हम अपना प्रॉफिट डिटरमाइन करते हैं. मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, क्या हमारा डिटरमाइन क्या हुआ प्रॉफिट जो हमारी अकाउंटिंग बुक्स में होगा और इनकम टैक्स लॉ का जो कंप्यूटेड अमाउंट ऑफ टैक्सेबल इनकम है, क्या ये दोनों सेम होंगे? द आंसर इज नो, दे विल बी डिफरेंट, दे विल बी डिफरेंट, दे विल बी डिफरेंट. यानी देर विल ऑलवेज बी डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम. तो अकाउंटिंग इनकम का मतलब क्या है? अकाउंटिंग इनकम का मतलब है द प्रॉफिट रिपोर्टेड एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, वेयर द रिकॉर्ड्स हैव बीन ड्राफ्टेड ईदर ऑन द बेसिस ऑफ IFRS और ऑन द बेसिस ऑफ US गैप्स. वो हो गया आपका अकाउंटिंग इनकम. और टैक्सेबल इनकम जो टैक्स लॉ को फॉलो करके आपने इनकम टैक्स का, आई मीन टैक्सेबल इनकम का कंप्यूटेशन किया, दैट विल बी टैक्सेबल इनकम. और इन दोनों में डिफरेंसेस होंगे. अब आगे की बात सुनेंगे. IAS 12 है ना, IAS 12 ये क्या करता है? ये आपके अराइज होने वाले डिफरेंसेस, यानी अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम में जो डिफरेंस है, IAS 12 इन डिफरेंसेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड करता है. दो कैटेगरीज में, एक वो है जो है परमानेंट डिफरेंस और दूसरे वो है जो है टेम्पररी डिफरेंस. तो पहले आपको यह समझ में आना चाहिए कि डिफरेंस का नेचर देखकर कि क्या ये परमानेंट डिफरेंस है या ये टेम्पररी डिफरेंस है. डिफरेंस यदि टेम्पररी हुआ तो उसको और आगे बाइफरकेट किया जाएगा बिटवीन टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस एंड डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंसेस. I was asking you,
कि परमानेंट डिफरेंस एंड टेम्पररी डिफरेंस आपको आइडेंटिफाई करते बनना चाहिए. लेट मी गिव यू एग्जांपल्स. सपोज हमने हमारे बिजनेस में एग्रीकल्चरल इनकम जनरेट की. अब इंडिया में इतना इनकम टैक्स लॉ तो आपने भी सीखा होगा कि भाई एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स. करेक्ट कि नहीं? मतलब मेरा बिजनेस है एग्रीकल्चरल बिजनेस, मैं वहां से प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूं और इनकम टैक्स लॉ बोलता है कि ये आपका टैक्सेबल इनकम नहीं है. मैं दिखा रहा हूं कि मैंने प्रॉफिट अर्न किया है और वो कहते हैं कि ये आपका टैक्सेबल इनकम है ही नहीं. अब यहां पर डिफरेंस आ गया ना, टैक्सेबल इनकम में वो आ नहीं रहा है जबकि हमारे प्रॉफिट में तो इंक्लूड हो रहा है वो. इसका मतलब ये डिफरेंस जो आ रहा है ये परमानेंट डिफरेंस है, क्योंकि डिफरेंस आज ओरिजिनेट हुआ और ये दोबारा कभी रिवर्स नहीं होगा. आई रिपीट, ये डिफरेंस आज ओरिजिनेट हुआ है और ये डिफरेंस दोबारा कभी रिवर्स नहीं होगा. इसका मतलब ये कि दिस इज अ परमानेंट डिफरेंस. तो टेम्पररी डिफरेंस क्या होंगे? टेम्पररी डिफरेंस क्या होंगे? टेम्पररी डिफरेंस होते हैं जो डिफरेंस आज ओरिजिनेट हो रहे हैं बट बाद में रिवर्स हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, certain payments or certain expenses are allowed only on actual payment basis. जैसे कि गवर्नमेंट के कोई टैक्सेस, यानी इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं जीएसटी या सेल्स टैक्स, इस टाइप के टैक्सेस की बात कर रहा हूं. तो इसको अलाउ किया जाएगा आपके इनकम टैक्स कंप्यूटेशन में. As an expense, it will be allowed only and only when the actual payment has been made. तो suppose current year में हमारा जो accrual हुआ टैक्स का, मैं इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट अदर टैक्सेस. तो जो अदर टैक्सेस का accrual हुआ वो था 10 lakhs. हमने 10 lakhs का पेमेंट नहीं किया, हमने 8 lakhs का पेमेंट किया है. तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहता है कि भाई आपने 8 lakhs का टैक्स पे किया है, 8 lakhs का एक्सपेंसेस हम आपको अलाउ करते हैं. बैलेंस विल बी डिसअलाउड. तो बैलेंस एक्सपेंस जैसे ही डिसअलाउ हुआ तो क्या ये परमानेंटली डिसअलाउड है? तो नहीं. जिस दिन आप पे कर दोगे उस दिन आप उसे एक्सपेंस की तरह क्लेम कर लो, यानी आप उस दिन अपने कंप्यूटेशन में इसे एक्सपेंस की तरह माइनस कर दो, आपका टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगा. और ये पीरियड सेम नहीं हुए और अलग अलग हो गए तो इस पीरियड में डिफरेंस अराइज हो गया कि मैंने एक्सपेंस दिखाया बट वो डिसअलाउ हो गया, और दूसरे पीरियड में वो अलाउ होने की वजह से वो मेरे टैक्सेबल इनकम को वापस कम कर देता है. तो ये क्या हो रहा है? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिफरेंस दैट ओरिजिनेट्स नाउ एंड रिवर्सेस सब्सिक्वेंटली. डिफरेंस अभी ओरिजिनेट हो रहा है और ये बाद में सब्सिक्वेंटली रिवर्स हो जा रहा है. इसे कहते हैं टेम्पररी डिफरेंस. बेटे मुझे इतना सबके पास से कॉन्फर्मेशन चाहिए. मैंने आपको डिटेल में समझाया कि परमानेंट डिफरेंस बाय एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, टेम्पररी डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं. आई वॉन्ट एवरीवन्स कन्फर्मेशन कि आर यू क्लियर विद दिस मच और नॉट बिफोर आई टेक यू अहेड. अब सुनो, एज पर IAS 12 ये जो परमानेंट डिफरेंसेस है ना, इनको आपको इग्नोर करना है. आपको कंसिडर करना है सिर्फ टेम्पररी डिफरेंस. अब वो कैसे करके कंसिडर करना है वो हम सीख लेंगे, बट आपको परमानेंट डिफरेंसेस को इग्नोर करना है. और जहां जहां पर टेम्पररी डिफरेंस अराइज हुए हैं वहीं से ओरिजिनेट होता है कॉन्सेप्ट ऑफ डेफर्ड टैक्स. यस, सार्थक का रिक्वेस्ट है कि सर टेम्पररी डिफरेंस एक बार फिर से समझाएं. तो आप अभी के लिए, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा आगे चलकर, बट अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लें कि टेम्पररी डिफरेंसेस आर दोज डिफरेंसेस बिटवीन अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम. आई रिपीट, टेम्पररी डिफरेंसेस आर दोज डिफरेंसेस बिटवीन अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम दैट ओरिजिनेट इन वन पीरियड, जो किसी पीरियड में ओरिजिनेट हो रहे हैं, and are capable of being reversed in subsequent periods. वो जो आज ओरिजिनेट हो रहा है वो आगे चलकर रिवर्स हो सकता है. रिवर्स होगा या नहीं ये हम नहीं कह रहे, इट इज केपेबल ऑफ बीइंग रिवर्स्ड. वो रिवर्स होने के लायक है. देन इट बिकम्स अ टेम्पररी डिफरेंस.
आई विल गिव यू मोर एग्जांपल्स ऑफ टेम्पररी डिफरेंस. जैसे मैंने एक एसेट खरीदा, मैं उसका लाइफ मानता हूं 10 साल, और मैंने स्ट्रेट लाइन बेसिस पर उसका डिप्रिसिएशन चार्ज करने का प्लान किया 10 साल में. जबकि इनकम टैक्स लॉ में उस पर्टिकुलर टाइप के एसेट का जो डिप्रिसिएशन रेट सजेस्टेड है इनकम टैक्स एक्ट में वो है 25%, एंड दैट टू ऑन WDV बेसिस. समझ रहे हो? दैट मीन्स मैं बुक्स में चार्ज कर रहा हूं डिप्रिसिएशन ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस. इनकम टैक्स लॉ बोलता है कि नहीं, इस एसेट का डिप्रिसिएशन होगा एट 25% एंड दैट टू ऑन WDV बेसिस. अब बताओ, डिप्रिसिएशन की वजह से डिफरेंस अराइज हुआ या नहीं? डिफरेंस अराइज हुआ. अब भाई मैंने एसेट परचेस किया है 10 लाख रुपए का, तो एक बात तो क्लियर है, मैं बुक्स में चार्ज करूंगा कितना डिप्रिसिएशन ओवर इट्स लाइफ? 10 lakhs. और इनकम टैक्स लॉ में भी मैं मैक्सिमम कितना डिप्रिसिएशन चार्ज कर सकता हूं? 10 lakhs. क्योंकि कॉस्ट से ज्यादा, एसेट की कॉस्ट से ज्यादा डिप्रिसिएशन परमिसिबल है ही नहीं, वेदर इट इज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और इनकम टैक्स लॉ. यानी ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years ये एसेट जब पूरी तरह डिप्रिशिएट हो जाए तो जो डिफरेंसेस दिख रहे थे आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट में और टैक्सेबल इनकम में, वो दोनों डिफरेंसेस रिवर्स हो जाएंगे. दैट मीन्स डिप्रिसिएशन इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ टेम्पररी डिफरेंस, कि डिफरेंस अभी ओरिजिनेट हो रहा है एंड इट इज केपेबल ऑफ बीइंग रिवर्स्ड. ऑब्जेक्टिव, ये इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इसका टू प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इनकम टैक्सेस. दूसरा ऑब्जेक्टिव, इन अकॉर्डेंस विथ मैचिंग कॉन्सेप्ट टैक्सेस ऑन इनकम आर अक्रूड इन द सेम पीरियड एज द रेवेन्यू एंड एक्सपेंस टू विच दे रिलेट. तो अक्रूअल कॉन्सेप्ट ये बोलता है, अक्रूअल के साथ साथ मैचिंग कॉन्सेप्ट भी लगेगा. जिस पीरियड में आपने इनकम अर्न किया और जिस पीरियड में आपने एक्सपेंस इनकर किया है, लॉजिकली टैक्स भी उसी पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि उसी पीरियड के लिए वो टैक्स है. तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई ना हो पा रहा पहले, अर्लियर टाइम्स, दैट इज वेयर यू आर ब्रिंगिंग दिस IAS 12 इनटू पिक्चर. तो ये दूसरा ऑब्जेक्टिव बन गया. As per IAS 12, tax expenses should be accounted for not on liability to pay basis but on accrual basis. Tax accrues at a given rate applied on the profit. Such profit is to be determined in accordance with accounting records prepared using IFRS. Of course, यहाँ पर because ये IFRS के व्यू पॉइंट से ड्राफ्ट किया हुआ है, अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर US GAAP भी लिख सकते हैं. सो व्हाट आई विल डू इज, ये जो ऑब्जेक्टिव है ये आपके सामने मैं स्क्रीन पर ला देता हूं एंड यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द सेम. जस्ट अलाउ मी 1 moment. मैं हट जाता हूं स्क्रीन से और आपके सामने ये आ गया. आप स्क्रीनशॉट ले लें एंड देन आई टेक यू अहेड. ऑब्जेक्टिव का कोई ऐसा पॉइंट जो आपको क्लियर ना हो रहा हो, आप देखेंगे यहां पर जो पॉइंट्स है, पॉइंट नंबर 1, 2, 3 and 4, ये 4 पॉइंट्स हैं अदर देन द मेन ऑब्जेक्टिव. तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं या कहीं पर कोई डाउट है वो भी पूछ लें. एंड आई एम श्योर आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा. तो आगे बढ़ते हैं एंड नाउ वी टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट. तो the income tax expense should be treated just like any other expense and recognized on accrual basis irrespective of the timing of payment of tax. Tax expense is the aggregate of current tax and deferred tax charged or credited to the statement of profit and loss for the period. Tax expense का equation बन जाता है current tax plus deferred tax. Now आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और फिर मैं आपको इस इक्वेशन के साथ साथ ये जो 2 पैराग्राफ स्क्रीन पर डिस्प्ले किए हुए इसका पूरा डिटेल डिस्कशन आपके साथ करता हूं. बट पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें. आई एम श्योर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है. एंड नाउ नेक्स्ट थिंग व्हाट वी डू, आप यहां ध्यान देंगे. सबसे पहले द इनकम टैक्स एक्सपेंस शुड बी ट्रीटेड लाइक एनी अदर एक्सपेंस. ठीक है, इट शुड बी ट्रीटेड लाइक एनी अदर एक्सपेंस एंड इट शुड बी अकाउंटेड फॉर ऑन अक्रूअल बेसिस.
इफ इट इज टू बी अकाउंटेड फॉर ऑन अक्रूअल बेसिस, ये टैक्स का अक्रूअल कैसे होगा वो हम अभी वापस डिस्कस करेंगे, बट इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट, टाइमिंग ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी कौन से टाइम में आप टैक्स पे कर रहे हो, दैट शुड नॉट बी कंसिडर्ड. व्हेन डज टैक्स अक्रू, हाउ डज टैक्स अक्रू, दैट शुड बी कंसिडर्ड. अब यहां पर दो टर्म्स आए हमारे सामने, करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स, क्योंकि टैक्स एक्सपेंस को ही डिफाइन किया है एज एग्रीगेट ऑफ करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स. तो करंट टैक्स का मतलब क्या और डेफर्ड टैक्स का मतलब क्या? करंट टैक्स का मतलब पहले समझ लेते हैं. जितना भी हमारा टैक्सेबल इनकम है उस पर आप जब टैक्स रेट अप्लाई करो, यानी टैक्स रेट अप्लाइड ऑन टैक्सेबल इनकम, आई रिपीट, टैक्स रेट अप्लाइड ऑन टैक्सेबल इनकम, वो जो रिजल्ट आएगा वो हमारा करंट टैक्स हुआ. यानी जितना टैक्स हमको करंट पीरियड के लिए पे करना है वो हमारा करंट टैक्स हुआ. अब डेफर्ड टैक्स क्या है? तो डेफर्ड टैक्स इज द टैक्स इफेक्ट ऑफ टेम्पोररी डिफरेंस. यानी डेफर्ड टैक्स का एक लाइन में आपको डेफिनेशन लिखना हो तो डेफर्ड टैक्स का डेफिनेशन सिंपली आप ऐसे बोल सकते हैं कि डेफर्ड टैक्स इज द टैक्स इफेक्ट ऑफ टेम्पोररी डिफरेंस. तो what I will do is I will bring forward a question, ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने, और आपको क्या करना है, उस एग्जाम्पल को अपनी नोटबुक में लिखना नहीं, अभी आप सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लेंगे. उसका जो सल्यूशन मैं समझाऊंगा उसको आप मेरे साथ लिखेंगे. देखिए, रोज की क्लास में मैं आपसे सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने का रिक्वेस्ट करता हूं, बट इनकम टैक्स एनालिसिस, इस पर आपको कमांड जमाना है तो आपको लिखना पड़ेगा चलती क्लास में. तो थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, बट आई वुड वांट यू टू डू इट दैट वे, सो दैट क्लास में कोई पहली बार भी ये कॉन्सेप्ट सीख रहा है तो उसको 100% क्लैरिटी मिलनी चाहिए. दैट इज माय ऑब्जेक्टिव. तो आई वांट यू टू राइट और टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एग्जाम्पल क्वेश्चन. ये मैंने डिस्प्ले कर दिया यहां पर. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड देन वी विल रीड दिस. चलिए, ऑन 1/1/2024 X Limited acquired a machinery costing rupees 6 lakhs. The life of the machinery is 3 years without any scrap value. The company follows straight line method of depreciation. As per income tax law, this machinery is subject to 100% depreciation in the first year itself. In the first year itself, यानी इनकम टैक्स लॉ बोल रहा है कि भाई आप डिप्रिसिएशन पहले साल में ही पूरा 100% डिप्रिसिएशन आप चार्ज कर लो. आप पहले साल में ही पूरा 100% डिप्रिसिएशन चार्ज कर लो. ठीक है. द एनुअल प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स इज रुपीज 12 lakhs. जो आपका एनुअल प्रॉफिट है वो 12 lakhs है. ठीक है. रेट ऑफ टैक्स इज गिवन एज 40%. रिक्वायर्ड, show the accounting for income taxes as per IAS 12. पहले फैक्ट समझ लेते हैं. मुझे बताइए सबसे पहले कि in this whole example what is the amount or what is the cost of the asset? एसेट का कॉस्ट कितना है? 6 lakhs. अब वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में आपको क्या बता रहा है? The machinery costing 6 lakhs, the life of the machinery is 3 years without any scrap value, and the company uses straight line method of depreciation. इसका मतलब एनुअल डिप्रिसिएशन आ जाएगा यहां से. एनुअल डिप्रिसिएशन कितना होगा? एनुअल डिप्रिसिएशन विल बी 2 lakhs. मैं ये बात कर रहा हूं आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की. इन योर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स द एनुअल डिप्रिसिएशन विल बी रुपीज 2 lakhs. अब इनकम टैक्स लॉ में डिप्रिसिएशन कितना होगा? तो हर साल का डिप्रिसिएशन इनकम टैक्स लॉ में बताइए मुझे. फर्स्ट ईयर व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स लॉ? ये क्वेश्चन आपके सामने आपने पढ़ा है. व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन इन द फर्स्ट ईयर एज पर इनकम टैक्स लॉ? The answer is 6 lakhs because 6 lakhs is the cost of the asset and income tax law requires 100% depreciation to be charged in the first year itself. ठीक है. मुझे बताइए सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में इनकम टैक्स लॉ कितना कितना डिप्रिसिएशन परमिट करेगा?
सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर में इनकम टैक्स लॉ कितना डिप्रिसिएशन परमिट करेगा? द करेक्ट आंसर इज 0। वो टैक्स लॉ जो है, टैक्स लॉ आपको अलाउ ही नहीं करेगा, बिकॉज 100% उस एसेट का कॉस्ट आपने फर्स्ट ईयर में डिप्रिशिएट कर दिया है। बिकॉज यू हैव चार्ज 100% डिप्रिसिएशन इन द फर्स्ट ईयर, द टैक्स बेस वैल्यू, I repeat, the tax base value of the asset becomes 0 and no depreciation can further be allowed by income tax law on that. But in your accounting records, every year you are charging a depreciation of rupees 2 lakhs. तो बेटे मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेने कहा था आपसे और आई एम श्योर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था क्वेश्चन का। और अब जो मैं सोल्यूशन डिस्प्ले कर रहा हूं, ये सोल्यूशन को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ये जितने रैपिडली लिखेंगे उतना अच्छा होगा। मैं जो कुछ भी डिस्कस किया हूं, आई जस्ट प्लेस इट राइट इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द स्क्रीन सो दैट यू कैन राइट अप दैट सोल्यूशन। अप टू दिस पार्ट आप सोल्यूशन लिख लीजिए, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कैलकुलेशन नाउ। आई वॉन्ट यू ऑल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस टेबल। और यहां पर इस टेबल को मैं और आप हम मिलकर इसे फिलअप करेंगे। इस टेबल का फॉर्मेट देखकर आपको क्या क्या समझ में आ रहा है, कहां पर क्या प्लेसिंग करेंगे आप, आई वॉन्ट यू टू जस्ट थिंक ओवर इट। लुक एट द टेबल एंड टेल मी। सो वी आर गोइंग टू मेक दिस टेबल फॉर बेसिकली 3 years, correct? Year 1, 2 and 3. Now what are the profit before depreciation given to you? What are the profits before depreciation given to you? बताइए। Profit before depreciation every year it is 12 lakh, 12 lakh, 12 lakh, correct? तो ये 12 lakh, 12 lakh, 12 lakh every year. Depreciation as per accounts, ये फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, every year it will be 2 lakhs, 2 lakhs, 2 lakhs, and as per tax law it will be 6 lakhs, 0 and 0. Now what will be the profit before tax as per accounts? As per accounts, ये आप ध्यान देंगे, 12 lakh was profit before depreciation, amount of depreciation as per accounting records subtracted, profit before tax as per your accounts will be 10 lakhs. But how much will be your taxable income? तो ये वाले depreciation को आप इग्नोर करेंगे और taxable income फाइंड करने के लिए प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन में से डिप्रिसिएशन एज पर टैक्स लॉ सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो ये आएगा 6 lakhs, 12 lakhs and 12 lakhs. So before I give you anything in writing, I want you all to first pay attention to what we have done on screen over here. I want you all to pay attention over here. Specifically on this segment where we are talking about profit as per accounts and the taxable income. Look at one thing. The first year, can you please focus on these amounts? Focus on these amounts. The profit as per accounts, it is 10 lakhs and taxable income is 6 lakhs. That means there is a difference. Accounting income and taxable income, there is a difference. Now what is the first thing that you need to do? You need to identify whether this difference is a permanent difference or is it a temporary difference. तो कैसे मालूम करेंगे आप कि डिफरेंस परमानेंट डिफरेंस है या टेम्पररी डिफरेंस है? तो आपको ये देखना है कि व्हाट इज द रीजन ये डिफरेंस क्यों अराइज हुआ है. Why it is 10 lakhs and 6 lakhs? Why it is not same? For what reason the difference has arisen? So up to this amount of 12 lakhs that was profit before depreciation, income tax law and accounting records had no disparity. इस profit before depreciation तक income tax law and accounting records में कोई दूसरा कोई difference था ही नहीं. That is why they have directly reported to you this amount. डिफरेंस आया डिप्रिसिएशन की वजह से. यू आर चार्जिंग 2 lakhs ऑफ डिप्रिसिएशन इन योर अकाउंट्स और इनकम टैक्स लॉ बोलता है नहीं पूरा 6 lakhs का डिप्रिसिएशन चार्ज करो. तो डिफरेंस आ गया बिटवीन अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम. देयर इज अ डिफरेंस ऑफ रुपीज 4 lakhs. देयर इज अ डिफरेंस ऑफ रुपीज 4 lakhs. ये फर्स्ट ईयर में ये डिफरेंस ओरिजिनेट हुआ. अब सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है बताओ. You are again charging a depreciation of 2 lakhs in your accounts, but income tax law is not allowing you.
इनकम टैक्स लॉ बोलता है कि डेप्रिसिएशन फॉर द सेकेंड ईयर इज जीरो बिकॉज एंटायर डेप्रिसिएशन हैज बीन, एंटायर कॉस्ट हैज बीन अलाउड एज डेप्रिसिएशन. थर्ड ईयर अगेन यू आर शोइंग डेप्रिसिएशन ऑफ 2 lakhs विच इज नॉट बीइंग अलाउड, अगेन वहां पर तो जीरो है. अब चेक करो और कंपेयर करो. What happened in the first year? There was a difference of 4 lakhs. In the first year, accounting income was greater than taxable income. In the first year, accounting income was greater than taxable income. By how much? By how much? 4 lakhs. By amount of 4 lakhs, the accounting income was greater than taxable income. That is by 4 lakhs. What happened in the second year? This was the first year scenario. Second year, what happened? In the second year, accounting income is less than the taxable income. Check karo. In the second year, accounting income is 10 lakhs, taxable income is 12 lakhs. So accounting income is less than the taxable income by 2 lakhs, by a difference of 2 lakhs. Look at one thing. Difference originated in the first year and the difference is getting reversed in the second year. एंड दिस वॉज क्वाइट ऑब्वियस, ये होना ही था. ये क्यों होना था बताइए. आप एक बार ब्लॉक पीरियड ऑफ 3 years चेक करो. टोटल डिप्रिसिएशन आप यहां पर कितना चार्ज कर रहे हो? 6 lakhs. और टोटल डिप्रिसिएशन यहां कितना चार्ज करो? यहां भी 6 lakhs. इसमें तो फर्क है ही नहीं. तो बाय एंड ऑफ 3 years पीरियड एवरीथिंग विल गेट नलिफाइड. इसके लिए ये जो डिफरेंस ओरिजिनेट हुआ है फर्स्ट ईयर में, इसका नेचर था टेम्पररी डिफरेंस. ये परमानेंट डिफरेंस नहीं है, ये टेम्पररी डिफरेंस है. नाउ मैं अब क्या दिखा रहा हूं उस पर ध्यान देंगे. वी टेक द मैटर अहेड. हम एक और टेबल बना रहे हैं. आप पहले समझ लो. आई विल गिव यू टाइम टू राइट डाउन. पहले समझ लो आप. सो 3 years, ईयर 1, 2, 3. अब हम क्या कर रहे हैं, जो प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स है, वी जस्ट कॉपी दैट. 10 lakhs, 10 lakhs, 10 lakhs एंड टैक्सेबल इनकम 6 lakh, 12 lakh, 12. हमने ये दोनों कॉलम के फिगर्स को कॉपी कर लिया. ठीक है. अब बताओ, ये टेम्पररी डिफरेंस है. वी हैव ऑलरेडी सॉर्टेड दैट दिस इज टेम्पररी डिफरेंस. करेक्ट. ये टेम्पररी डिफरेंस है. ये हमको मालूम कैसे पड़ा? लुकिंग एट द नेचर ऑफ डिफरेंस. लुकिंग एट द नेचर ऑफ डिफरेंस वी कुड आइडेंटिफाई दैट दिस इज अ टेम्पररी डिफरेंस. अब ये टेम्पररी डिफरेंस है. ये 10 lakhs इज योर प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स, जिसको हम अकाउंटिंग इनकम बोल रहे हैं. एंड दिस इज 6 lakhs. So accounting income minus taxable income will give you temporary difference. Accounting income minus taxable income will give you temporary difference. सबसे पहले इसे नोट कर लो आप अलग से अपनी नोटबुक में. प्लीज नोट इट डाउन. Accounting income minus taxable income equals to temporary difference. Accounting income minus taxable income equals to temporary difference. ब्रैकेट में लिखना प्रोवाइडेड द नेचर ऑफ डिफरेंस इज नॉट परमानेंट. प्रोवाइडेड द नेचर ऑफ डिफरेंस इज नॉट परमानेंट. तो मुझे बताइए, फॉलोइंग दैट इन द फर्स्ट ईयर 10 lakh माइनस 6 lakh, तो डिफरेंस कितना आएगा? टेम्पररी डिफरेंस कितना आएगा? टेम्पररी डिफरेंस कितना आएगा? अकाउंटिंग इनकम माइनस टैक्सेबल इनकम, डिफरेंस विल बी 4 lakhs. सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, हर ईयर आपको वही करना है. सेकेंड ईयर में 10 lakh माइनस 12 lakh, what will be your temporary difference? Temporary difference will not be 2 lakhs. It is accounting income minus taxable income. 10 lakh minus 12 lakh will be minus 2 lakhs. And third year again it will be minus 2 lakhs. It indicates that difference what is originating is getting reversed subsequently. तो ये जो टेम्पररी डिफरेंस का कॉलम है वहां पर 4 lakhs, minus 2 lakhs एंड minus 2 lakhs लिखेंगे. आप लोग प्लीज अभी लिखने की जल्दबाजी नहीं करें. आई विल गिव यू टाइम टू राइट डाउन. पहले समझ लो बेटा, पहले समझ लो. ये पॉजिटिव 4 lakhs, नेगेटिव 2 lakhs, नेगेटिव 2 lakhs. अब लास्ट के दोनों कॉलम पर फोकस करते हैं, करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स. अब ये करंट टैक्स कैसे आएगा? बहुत सिंपल है. टैक्सेबल इनकम पर ध्यान दो. टैक्सेबल इनकम
उस पर टैक्स रेट अप्लाई कर दो, करंट टैक्स मिल जाएगा. दैट मीन्स टैक्स रेट अप्लाइड ऑन टैक्सेबल इनकम विल गिव यू करंट टैक्स. तो टैक्स रेट अप्लाइड ऑन टैक्सेबल इनकम, आपके क्वेश्चन में टैक्सेबल इनकम तो आपने कंप्यूट कर लिया, टैक्स रेट दिया हुआ है 40%, अप्लाई 40% ऑफ 6 lakhs, अप्लाई 40% ऑफ 12 lakhs एंड अगेन 40% ऑफ 12 lakhs. दैट विल बी योर करंट टैक्स 2,40,000, 4,80,000 एंड 4,80,000. अब डेफर्ड टैक्स क्या है? डेफर्ड टैक्स क्या है? डेफर्ड टैक्स क्या है? डेफर्ड टैक्स इज द टैक्स इफेक्ट ऑफ टेम्पररी डिफरेंस. क्या बोला मैंने? इसे याद रखना, टैक्स इफेक्ट ऑफ टेम्पररी डिफरेंस. तो टेम्पररी डिफरेंस कितना है? 4 लाख माइनस 2 लाख माइनस 2 लाख. इस पर आप 40% लगाओ, 40% लगाओ तो क्या क्या आएगा? पॉजिटिव 1,60,000, नेगेटिव 80,000, नेगेटिव 80,000. आई वॉन्ट यू टू टेक नोट ऑफ दिस. ये जो नीचे वाला टेबल है आप इसे भी नोट कर लेंगे. In fact, I'll put it on the screen, clearly visible to you, like this. Do you recollect? हमने एक इक्वेशन देखा था, टैक्स एक्सपेंस इक्वल्स टू करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स. करेक्ट? टैक्स एक्सपेंस इक्वल्स टू करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स. हमने वो एक इक्वेशन देखा था. नाउ आप फोकस करेंगे हमारे प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स पर. Focus on these figures of profit as per accounts. 10 lakhs, 10 lakhs, 10 lakhs. This is the accrued profit, right? ये तो हमारा प्रॉफिट है. और भैया हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया ये कोई और थोड़ी बताएगा. नो आउटसाइडर कैन करेक्टली इवैल्यूएट हाउ मच प्रॉफिट वी हैव अर्न. हमने प्रॉफिट कितना अर्न किया तो हम बताएंगे. तो हमारे लिए इनकम टैक्स लॉ भी कौन है? आउटसाइडर तो है. इनकम टैक्स लॉ इज आउटसाइडर. अरे इनकम टैक्स लॉ को कैसे मालूम पड़ेगा कि हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया है? ये तो सिर्फ हम जानते हैं. वी नो दैट वी हैव अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 10 lakhs, 10 lakhs, 10 lakhs. क्योंकि इनकम टैक्स लॉ जो हमसे करवा रहा है वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से इलॉजिकल ट्रीटमेंट है. क्यों इलॉजिकल ट्रीटमेंट है? इनकम टैक्स लॉ बोलता है कि पूरा 6 लाख डिप्रिसिएशन चार्ज कर दो. अब उन्होंने तो लॉ बनाकर छोड़ दिया. अकाउंटिंग में हम क्या कर रहे हैं कि भाई एसेट का लाइफ 3 साल है, आपने कॉस्ट अभी लगाया, उसका आउटफ्लो आज किया है, बट वो बेनिफिट 3 साल तक देगा. So you cannot charge the whole amount in the first year. You have to spread the cost over 3 years. That is where matching concept comes into picture. Accordingly, this is the right amount of profit that you have earned. So logically, 40% of 10 lakhs, 10 lakhs, 10 lakhs, 4 lakhs, 4 lakhs, 4 lakhs should be your tax expense. Ab, technically, how is tax expense defined? Tax expense is defined as aggregate of current tax and deferred tax. तो जरा फर्स्ट ईयर का हिसाब करें. 2,40,000 प्लस 1,60,000 एग्रीगेट 4 lakhs. सेकेंड ईयर हिसाब करो, 4,80,000 प्लस नेगेटिव 80,000 एग्रीगेट 4 lakhs. थर्ड ईयर 4,80,000 plus negative 80,000 aggregate will again be 4 lakhs. तो टैक्स एक्सपेंस एज एन एग्रीगेट ऑफ करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स वो तो वही आ गया जो हमारा प्रॉफिट जिस तरह से स्ट्रेट लाइन बेसिस पर 10 lakhs 10 lakhs 10 lakhs आया था, तो हमारा इनकम टैक्स एक्सपेंस भी 4 lakhs 4 lakhs 4 lakhs आया. दैट इंडिकेट्स दैट टैक्स इज अक्रूइंग एट गिवन 40% ऑन द प्रॉफिट दैट वी आर शोइंग. सो इसे आगे लिखें. कैरिंग अमाउंट ऑफ, अच्छा उस पॉइंट पर मैं आऊं उससे पहले यहां पर एक और मैटर है जो मुझे डिस्कस करना है, बट इसको थोड़ी देर के लिए मैं स्किप करता हूं. ये मैं थोड़ी देर के लिए स्किप कर दे रहा हूं. आई विल नॉट टॉक अबाउट दिस राइट नाउ. आई वॉन्ट यू ऑल टू फोकस ऑन दिस ओनली. ये जो लेटर पार्ट है इस पर फोकस करो. देखो टैक्स एक्सपेंस इक्वल्स टू current tax plus deferred tax. This is the equation. Tax expense has been defined as aggregate of current tax and deferred tax, and current tax for first year was 2,40,000, deferred tax for first year was 1,60,000. दोनों का aggregate आ गया 4 lakhs. Logically this 4 lakhs is 40% of 10 lakhs.
Likewise, when you come to second year, 4,80,000 plus negative 80,000, your tax expense is again 4 lakhs. Third year again your tax expense is 4 lakhs. तो आपको जो चाहिए था कि प्रॉफिट, जिस रेट से प्रॉफिट अर्न हो रहा है उसी बेसिस पर टैक्स का कंप्यूटेशन हो, यानी नॉट द टैक्स पेएबल बट द टैक्स दैट इज गेटिंग अक्रूड. तो अक्रूड टैक्स इज 4 lakhs. अब ध्यान से मेरी बात सुनना, अक्रूड टैक्स इज 4 lakhs. तो भाई मैं कह रहा हूं कि मैंने 10 lakhs का प्रॉफिट अर्न किया है. इनकम टैक्स लॉ बोलता है कि नहीं आपने 4 lakhs का प्रॉफिट अर्न किया है. करेक्ट ना? द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम, ये देखो मैं फिर से वो पुराना वाला स्क्रीन दिखाता हूं, आप लोग सब लोग यहां ध्यान दो. लुक एट दिस. मैं कह रहा हूं कि मैंने प्रॉफिट अर्न किया 10 lakhs ईयर 1 में. इनकम टैक्स लॉ बोलता है नहीं आपने प्रॉफिट अर्न किया है 6 lakhs. दैट मीन्स मेरा 4 lakhs का प्रॉफिट ऐसा है जो अनटैक्सड रह गया. बट ये अनटैक्सड प्रॉफिट आज इस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा, इस पर टैक्स लिया जाएगा लेटर ऑन. इसीलिए इसे कहते हैं डेफर्ड टैक्स. Let me explain this again. I want everyone to pay attention over here. Profit as per accounts 10 lakhs and taxable income is 6 lakhs. इन दोनों को आप कंपेयर करो तो ये मेरा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रिवील कर रहा है कि आई हैव अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 10 lakhs. इनकम टैक्स लॉ इज चार्जिंग टैक्स ओनली ऑन 6 lakhs. मतलब मेरा इनकम अर्न जो मैंने किया है वो है 10 lakhs एंड टैक्स इज चार्ज्ड ओनली ऑन 6 lakhs. इसका मतलब क्या हुआ? 4 lakhs ऑफ इनकम रिमेन्ड अनटैक्स्ड. 4 lakhs of income remained untaxed. The question is, will it be taxed in future? Answer is yes, it will be taxed in future. Any tax which will be charged now will be current tax. Any tax that will be charged in future will be deferred tax. I am taking you back up to this stage, and let me explain some important matter to you. यहां ध्यान देंगे. मुझे बताइए, इन द फर्स्ट ईयर व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स? प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स इन द फर्स्ट ईयर it is 10 lakhs. Correct? Profit as per accounts it is 10 lakhs and taxable income is 6 lakhs. पहले इसका मतलब समझ लो. मतलब मैं बता रहा हूं कि मैंने प्रॉफिट अर्न किया है 10 lakhs. इनकम टैक्स लॉ कहता है कि भैया आपका टैक्सेबल इनकम सिर्फ और सिर्फ 6 lakhs है. मतलब मेरा 4 lakhs का इनकम उन लोगों ने टैक्स लिया ही नहीं उस पर. तो आई शुड बी हैप्पी. करेक्ट? आई शुड बी हैप्पी दैट माई इनकम remained untaxed. But tell me one thing, will this untaxed income of first year, will it never be taxed or will it be taxed in future? The answer is it will be taxed in future. Why? Because the nature of difference between these two was not permanent difference. Nature of difference was temporary difference. तो जो इनकम मेरा अनटैक्स्ड रह गया, फ्यूचर में उस पर टैक्स लिया जाएगा. दैट मीन्स उस इनकम पर मैंने 10 लाख का इनकम अर्न किया, करेंट ईयर में 6 लाख की इनकम पर टैक्स चार्ज कर ले रहे, 4 लाख की इनकम पर टैक्स चार्ज नहीं कर रहे, वो बाद में करेंगे. इसका मतलब हुआ करंट टैक्स का रियल मीनिंग समझो. वो टैक्स जो मुझे अभी पे करना है, अभी कितना टैक्स पे करना है? तो 40% ऑफ 6 lakhs. और बाद में कितना पे कर रहा है? डेफर्ड मतलब बाद में. यू हैव पोस्टपोन्ड योर टैक्स पेमेंट. तो पोस्टपोन योर टैक्स पेमेंट तो डेफर किया है, बाद में कितना पे करना है? तो कितना इनकम अनटैक्स रह गया फर्स्ट ईयर में जिस पर टैक्स बाद में लिया जाएगा? दैट इज 4 lakhs. तो 4 lakhs ऑफ इनकम, on that you apply 40%, तो 1,60,000 will be the deferred tax. तो मेरा current tax plus deferred tax मिलकर क्या हो गया? Tax expense. Now look at the later parts over here. Carrying amount of asset as per accounts. यहां पर जो मैं सिखा रहा हूं, it is a different angle. Carrying amount of asset as per accounts. ये देखो, इनिशियल वैल्यू
ये 6 lakhs था, initial value was 6 lakhs and you have charged depreciation of 2 lakhs. In the first year 6 lakhs में से 2 lakhs का आपने depreciation charge किया, तो what will be the closing balance? 4 lakhs. तो जो फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है, देखो 6 lakhs का इनिशियल वैल्यू था, 2 lakhs का depreciation चार्ज किया, 4 lakhs became the end value of your asset. 4 lakhs of end value became the opening value in the second year. Again you charged a depreciation of 2 lakhs. Closing balance in the second year is 2 lakhs, which becomes the opening balance for third year. And in the third year you have again charged 2 lakhs of depreciation. Closing balance becomes 0. This is basically the carrying amount of asset as per accounts. Carrying amount of asset as per accounts. ठीक है, अब मुझे बताओ टैक्स बेस इसका कितना होगा. तो टैक्स बेस को डिफाइन किया है, बैलेंस ऑफ टैक्स बेस एट ईच ईयर विल बी 0. दैट इज बिकॉज द एसेट इज फुल्ली डेप्रिशिएटेड. मतलब एट एंड ऑफ ईयर 1 आई एम रिपोर्टिंग इन माई बैलेंस शीट द वैल्यू ऑफ एसेट इज 4 lakhs. सुन लो ध्यान से, at end of year 1 I am reporting an asset in my balance sheet as 4 lakhs. At end of year 2 I am reporting the asset in my balance sheet as 2 lakhs. At end of year 3 I am reporting the asset in my balance sheet as 0. Income tax law वो आपका बैलेंस शीट जो अपने हिसाब से बनाते हैं उसको बोलते हैं टैक्स बेस. What is their understanding of my asset value? उन्होंने बताया कि भाई 6 lakhs का asset fully depreciated in the first year, तो tax base of that became 0. Tax base became 0 in the first year, second year, third year. Each year it will be 0, 0, 0. So I want you people to take note of this as well about the carrying amount and tax base. इसे भी नोट कर लो आप. The carrying amount of the asset as per accounts and tax base. Tax base each year it will be 0 because the asset got fully depreciated in the first year itself. Okay, let me give a quick explanation once again. एक बार फिर से यहाँ पर एक explanation लेते हैं. Look at this. सबसे पहले ये carrying amount क्या है? What is this carrying amount? Carrying amount मतलब आपके बैलेंस शीट में क्या वैल्यू आप कैरी कर रहे हो. तो आपने 6 lakhs का एसेट खरीदा था, फर्स्ट ईयर में 2 लाख का डिप्रिसिएशन चार्ज किया, तो क्लोजिंग बैलेंस जो बैलेंस शीट में जाएगा वो कितना जाएगा? 4 lakhs. नेक्स्ट ईयर 4 लाख बन गया ओपनिंग बैलेंस, फिर आपने 2 लाख का डिप्रिसिएशन चार्ज किया, सेकेंड ईयर के बैलेंस शीट में कितना अमाउंट जाएगा? 2 lakhs. ये कहलाता है कैरिंग अमाउंट एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. वैसे ही कॉमन सेंस लगाओ, इनकम टैक्स लॉ आपका ये वाला वर्किंग अपने रिकॉर्ड्स में कैसे रखेगा? वो ऐसे स्टार्ट करेगा, 6 lakhs का इनिशियल कॉस्ट, फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन पूरा 6 lakhs. करेक्ट ना? अरे यस और नो? फर्स्ट ईयर का ही डिप्रिसिएशन पूरा 6 lakhs, तो फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा? 0 कैरीड फॉरवर्ड. सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन 0, क्लोजिंग बैलेंस 0 कैरीड फॉरवर्ड. थर्ड ईयर का ओपनिंग बैलेंस 0, डिप्रिसिएशन 0, क्लोजिंग बैलेंस 0. तो एज पर इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स द एसेट वैल्यू विल बी 0, 0, 0. इसको कहते हैं टैक्स बेस. इसे कहते हैं टैक्स बेस. आर वी नाउ क्लियर विद दैट? टैक्स बेस एवरी ईयर विल बी 0. अब एक नया तरीका सिखा रहा हूं टू कंप्यूट द टैक्स बेस एंड कैरिंग अमाउंट कंपेयर्ड. मतलब हम टैक्स बेस को और कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करें. ये देख लो, कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस वैल्यू व्हेन यू कंपेयर यू विल बी गेटिंग सम डिफरेंसेस. ईयर 1, 2 and 3 कैरिंग अमाउंट्स 4 lakhs, 2 lakhs and 0. टैक्स बेस इज 0, 0 and 0. इनके डिफरेंसेस से भी आपको टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस मिल जाएगा. तो कैरिंग अमाउंट माइनस टैक्स बेस वैल्यू 4 lakhs, सेकेंड ईयर में 2 lakhs, थर्ड ईयर में 0.
तो DTL इन बैलेंस शीट, सुन लो, DTL इन बैलेंस शीट में कितना डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आएगा? बैलेंस शीट में डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आएगा 40% ऑफ 4 lakhs, दैट इज 40% of 4 lakhs, that is 1,60,000. Next year 40% of 2 lakhs, that will be 80,000, and third year 0. अब बैलेंस शीट में इतना डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आपने रिपोर्ट किया है, तो फर्स्ट ईयर में कितना डेफर्ड टैक्स आप P&L में चार्ज करोगे? तो दैट इज 1,60,000, बट आपका लाइबिलिटी कम हो रहा है, 160 से आपका लाइबिलिटी 80,000 हो गया. दैट मीन्स यू आर रिवर्सिंग योर डेफर्ड टैक्स बाय 80,000. तो रिवर्सल विल बी अ नेगेटिव अमाउंट, एंड अगेन 80,000 इज बिकमिंग जीरो, सो यू आर अगेन रिवर्सिंग इट 80,000. आप ऐसे कंप्यूटेशन करते हो, तो दिस इज कॉल्ड बैलेंस शीट अप्रोच. इससे पहले जो मैंने आपको कराया था अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम का डिफरेंस, उसको कहते हैं इनकम स्टेटमेंट अप्रोच. तो आप इनकम स्टेटमेंट अप्रोच फॉलो कर सकते हो, आप बैलेंस शीट अप्रोच भी फॉलो कर सकते हो. रेकमेंडेड अप्रोच इज द बैलेंस शीट अप्रोच. दोनों से डिफरेंस हमेशा सेम ही आएगा, डिफरेंस विल ऑलवेज बी द सेम, बट आपको जो आगे चलकर फॉलो करना है दैट इज द बैलेंस शीट अप्रोच. दिस इज द अप्रोच दैट यू नीड टू फॉलो. Tax expense will be the aggregate of current tax and deferred tax. तो you just have to make sure that ये explanation भी मैंने आपको दे दिया, and you should just take note of this whole thing. Before I move forward, can someone give me a clarification कि यहाँ तक मैटर क्लियर हुआ क्या? ये टैक्स बेस और कैरिंग अमाउंट का चक्कर समझ में आया? So now do one thing. Take note of this. एक बार जब आपने ये पूरा मैटर समझ लिया है, इस पूरे कंटेंट का जो कोर ऑब्जेक्टिव है कि आपके हर साल के टैक्स एक्सपेंसेस, these are arising at 40% of the profit that you have earned as per your accounting records. That is what we call as tax expense is recorded on accrual basis. तो फर्स्ट ईयर में क्या हो रहा है? Your current tax is 240 and deferred tax is 160. इसका मतलब ये हुआ कि आपका टोटल टैक्स जो अक्रू हुआ है वो तो 4 lakhs है, बट करेंट पीरियड में आप कितना टैक्स पे करने वाले हो? दैट इज 2,40,000. और कितना टैक्स बाद में पे किया जाएगा? दैट इज 1,60,000. वो जो बाद में पे किया जाने वाला टैक्स है दैट इज व्हाट वी कॉल एज डेफर्ड टैक्स. ठीक है, और लेटर स्टेज पर वो डेफर्ड टैक्स रिवर्स हो रहा है. जो फर्स्ट स्टेज में ओरिजिनेट हुआ है वो सेकेंड एंड थर्ड ईयर में रिवर्स हो रहा है. आपसे CFA लेवल 1 में कभी कोई अकाउंटिंग एंट्रीज नहीं पूछेगा, बट आपके खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये अकाउंटिंग एंट्रीज ध्यान में होनी चाहिए. आई जस्ट शो इट टू यू ओवर हियर. आप ध्यान दीजिए. ईयर 1 प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 4 lakhs, टू डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी 1,60,000, टू करेंट टैक्स लाइबिलिटी 2,40,000. ईयर 2 में आपका करंट टैक्स लाइबिलिटी आ रहा है 4,80,000 और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी इज गेटिंग रिवर्स्ड बाय 80,000. तो ईयर 2 में इस तरह से एंट्रीज पास की जाएंगी. बट आप देखिए ईयर 1 में फाइनल इफेक्ट ऑन P&L इज 4 lakhs. ईयर 2 में भी फाइनल इफेक्ट ऑन P&L इज 4 lakhs, क्योंकि P&L जो है वो यहाँ पर डेबिट हुआ है 480 से एंड P&L इज क्रेडिटेड बाय 80,000. एंड ईयर 3 में जो एंट्री आएगी दैट विल बी सेम एज इन ईयर 2. आई रिपीट वन थिंग, आपसे एग्जाम में कोई जर्नल एंट्रीज नहीं पूछने वाला है, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. दिस विल बी हेल्पफुल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. मैं आपको कुछ डेफिनेशंस दिखा रहा हूँ. इन डेफिनेशंस को भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है. इसको आज के क्लास के बाद एज पार्ट ऑफ योर होमवर्क इन डेफिनेशंस को गो थ्रू करेंगे. कोई टर्म, कोई पॉइंट, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने से मुझसे पूछ लेंगे. डेफिनेशन में सबसे पहले अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या है?
तो अकाउंटिंग प्रॉफिट इज प्रॉफिट और लॉस फॉर अ पीरियड बिफोर डिडक्टिंग टैक्स एक्सपेंस। बेसिकली जिसको हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहते हैं, दैट इज अकाउंटिंग प्रॉफिट। टैक्सेबल प्रॉफिट इज नथिंग बट टैक्सेबल इनकम, दैट मीन्स टैक्स कंप्यूट करने का जो बेस है दैट इज द टैक्सेबल प्रॉफिट और टैक्सेबल इनकम। टैक्स लॉस, टैक्स लॉस क्या होता है? बेसिकली टैक्स लॉस क्या होता है ये समझने के लिए आप यहां पर इस पॉइंट को क्लियरली ध्यान से सुन लो। मुझे बताइए कि जैसे हम कभी कोई प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, कभी कभी हमें लॉस भी हो सकते हैं। तो जब लॉस हो रहा है तो वो इनकम टैक्स लॉ में लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने का अलाउंस रहता है, करेक्ट? लॉसेस कैन बी कैरीड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अगेंस्ट टैक्सेबल इनकम इन फ्यूचर। तो ये जो लॉस कैरी फॉरवर्ड करने का अलाउंस मिल रहा है ये लॉसेस एज पर इनकम टैक्स हुए। तो जैसे आप टैक्सेबल इनकम को डिफाइन करते हो कि प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स लॉ, वैसे ही वो नेगेटिव अमाउंट हुआ, लॉस हो गया, तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज टैक्स लॉस। तो टैक्स लॉस का मीनिंग मैंने आपको बताया। और नेक्स्ट जो डेफिनेशन है दैट इज अ टैक्स बेस। मैंने टैक्स बेस क्या होता है वो भी आपको समझाया हुआ है। यू जस्ट नीड टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दीज डेफिनेशंस। नाउ मूविंग अहेड, और भी डेफिनेशंस हैं। टैक्स एक्सपेंस की डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है, करंट टैक्स का मीनिंग समझा दिया है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का मीनिंग समझा दिया है। जब देर इज एन एडिशनल अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी पेड इन फ्यूचर, जिसको हम डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कहते हैं, वहीं वो टैक्स रिकवरेबल हुआ इन फ्यूचर तो डेफर्ड टैक्स एसेट बन जाएगा। ध्यान रखना, लाइबिलिटी मीन्स एन ऑब्लिगेशन टू पे एंड एसेट मीन्स राइट टू रिकवर। तो जब आपके पास राइट टू रिकवर, जैसे हमने अभी जो सिनेरियो समझा दैट वाज बेसिकली अ सिनेरियो ऑफ द डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, करेक्ट? जहां पर वी हैड some amount which is arising or which is getting accrued as tax expense now but will be paid later. Because it will be paid later, it is identified as a deferred tax liability. Exact opposite scenario होता, सोचिए, सोचने की बात है। opposite scenario का मतलब क्या? अभी हमने जो सिनेरियो देखा वहां पर अकाउंटिंग इनकम वाज ग्रेटर देन टैक्सेबल इनकम, मतलब जितना हम अर्न कर रहे हैं उससे कम है टैक्सेबल इनकम। मतलब हमारी सारी की सारी इनकम पर टैक्स नहीं लगाया हुआ है, मतलब हमारी कुछ इनकम को अनटैक्स्ड छोड़ दिया गया था, मतलब उस पर टैक्स बाद में लिया जाएगा। जरा सोचिए रिवर्स सिनेरियो होता कि टैक्सेबल इनकम इज ग्रेटर देन अकाउंटिंग इनकम, तो ये बात ऐसी हो जाती कि मुझ पर टैक्स उस इनकम पर भी लिया जा रहा है, मुझसे टैक्स उस इनकम पर भी लिया जा रहा है जो मैंने अर्न अभी किया ही नहीं, मैं तो बाद में अर्न करने वाला हूं, बट टैक्स मुझसे पहले ले लिया है। तो ये डेफर्ड टैक्स एसेट बन जाएगा क्योंकि मैंने टैक्स पहले दे दिया है और इनकम बाद में अर्न हो रही। यू पीपल गेटिंग माई पॉइंट, राइट? सो आई वुड वॉन्ट यू टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एज वेल। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये सारी डेफिनेशंस मैं आपको बाय हार्ट करने नहीं बोल रहा हूं, बट आपको समझना जरूरी है इन सभी डेफिनेशंस को, तब जाकर कमांड बनेगा टॉपिक पर। टॉपिक पर तगड़ा कमांड बनाना है। और ये इनकम टैक्स का ऐसा मैटर है जो आपको बार बार आगे अप्लाई होगा। डेफर्ड टैक्स का ट्रीटमेंट, डेफर्ड टैक्स का एनालिसिस आपसे क्लियरली दिमाग में फिट होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वो बार बार आपको तकलीफ देगा व्हेन यू आर डीलिंग विथ एनीथिंग इन योर एफएसए सब्जेक्ट। सो मूविंग अहेड, टेम्पररी डिफरेंस क्या होते हैं? और टेम्पररी डिफरेंसेस दो टाइप के हो सकते हैं, टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस एंड डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। और बाद में तो एक काम करो, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर एक्सप्लेनेशन देता हूं। टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। देखिए टेम्पररी डिफरेंस का मतलब क्या? लॉजिकली temporary differences are those differences between accounting income and taxable income that originate in one period and are capable of being reversed in the subsequent period. मतलब किसी एक पीरियड में ओरिजिनेट हो रहे हैं और वो रिवर्स होने लायक, मतलब वो रिवर्स होने के लिए they have possibility of being reversed or they are capable of being reversed. ठीक है?
परमानेंट डिफरेंस क्या होंगे? जो एक बार ओरिजिनेट होते हैं और बाद में कभी भी रिवर्स नहीं होते। तो हमें परमानेंट डिफरेंस का कुछ करना ही नहीं, बिकॉज डेफर्ड टैक्स का डेफिनेशन क्या है? इट इज द टैक्स इफेक्ट ऑफ टेम्पररी डिफरेंस। तो ये जो टेम्पररी डिफरेंस है, इट इज अराइजिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ टाइमिंग, कि कभी वो चीज टैक्सेबल नहीं है बट बाद में टैक्सेबल हो जाएगा, या अभी वो टैक्सेबल हो गया है, आप एक्चुअल में इनकम बाद में अर्न कर रहे हो। अब ये टेम्पररी डिफरेंस का मतलब समझ जाने के बाद, टेम्पररी डिफरेंस दोनों टाइप के हो सकते हैं, कि आपने इनकम आज अर्न कर लिया है बट उस पर टैक्स आज नहीं लिया जा रहा है, बाद में लिया जाएगा। दैट मीन्स इट इज अ डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी दैट इज अराइजिंग। दैट मीन्स वो जो टेम्पररी डिफरेंस हुआ वो टैक्सेबल नेचर का हो गया, बिकॉज इट इज गिविंग राइज टू अ डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। ऑन दी अदर साइड, आपने जो इनकम अभी अर्न नहीं की उससे पहले ही उस पर टैक्स लगा दिया जाए तो ये डिडक्टिबल टेम्पररी डिफरेंस हुआ, बिकॉज इट विल गिव राइज टू अ डेफर्ड टैक्स एसेट। आगे चलकर आपको वो टैक्स नहीं पे करना है, वो डिडक्टिबल हो जाता है। आगे चलकर टैक्स पे करना है तो वो टैक्सेबल हुआ, आगे चलकर आपको टैक्स नहीं पे करना है तो डिडक्टिबल हुआ। मतलब मेरा टैक्स अरियर्स में है तो टैक्सेबल, मेरा टैक्स एडवांस में पेड है तो इट इज डिडक्टिबल। तो डिडक्टिबल टेम्पररी डिफरेंस एंड टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। वंस यू आर क्लियर विद दिस, let me take you ahead. Next, टैक्स बेस ऑफ एन एसेट। ये भी मैंने आपको समझा दिया था कि इनकम टैक्स रिकॉर्ड में हमारे एसेट का बेस क्या रहेगा, और टैक्स बेस ऑफ अ लाइबिलिटी जो हमने समझा था दैट वाज विथ रिस्पेक्ट टू दैट मशीनरी, और जो एसेट का टैक्स बेस है वैसा ही एक लाइबिलिटी का भी टैक्स बेस हो सकता है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दैट इज द definition of tax base of an asset and tax base of a liability. Take the screenshot for this as well. Once you are done with that, let us move ahead and write this heading in your notebook: understanding carrying amount, tax base value and temporary differences. Second example आज के discussion में, example number 2. A Limited acquired a plant on 1/4/2022 for rupees 20 lakhs, having estimated life of 10 years without any scrap value. For accounting purpose, straight line method of depreciation is followed. Income tax law permits depreciation at 20% on WDV basis. On 31/3/2025, determine the following: carrying amount of plant, tax base value of plant, and अमाउंट एंड नेचर ऑफ टेम्पररी डिफरेंस इफ एनी। कौन सी डेट को एसेट परचेज किया? देखो सबसे पहले कौन सी डेट को एसेट परचेज किया? एसेट हैज बीन एक्वायर्ड ऑन विच डेट? 1/4/2022। 1/4/2022 को आपने एसेट एक्वायर किया, ठीक है? कितने में? रुपीज 20 lakhs। लाइफ कितना है? 10 years विदाउट एनी स्क्रैप वैल्यू। स्ट्रेट लाइन इज व्हाट यू हैव टू अप्लाई। तो भैया इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन कोई किसी से क्या पूछेगा? इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन कोई किसी से क्या पूछेगा? 20 lakhs ऑफ कॉस्ट, नो स्क्रैप वैल्यू, लाइफ इज 10 years, तो एनुअल डिप्रिसिएशन बिना कैलकुलेटर के बच्चा भी बता देगा कि 2 lakhs आएगा। एनुअल डिप्रिसिएशन 2 lakhs। अब जरा डेट कंपेयर करो, 1/4/2022 और आज का डेट है 31/3/2025। गैप निकालो, 3 साल हो गया एसेट को यूज करते हुए, 3 साल हो गए। तो 3 साल का डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस पर 2 lakhs, 2 lakhs, 2 lakhs, क्यूमुलेटिव अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन फॉर 3 years 6 lakhs। तो कैरिंग अमाउंट कितना होगा? बिना कैलकुलेटर के मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं, 14 lakhs। पहले पार्ट का आंसर 14 lakhs। सेकेंड पार्ट, टैक्स बेस वैल्यू। टैक्स बेस वैल्यू कैसे आएगा? तो भाई इनकम टैक्स लॉ क्या बोल रहा है? 20% डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, वो भी WDV बेसिस पर। तो भैया शॉर्टकट सीख लो, शॉर्टकट सीख लो, कैलकुलेटर ले लो अपने, कैलकुलेटर ले लो। एंड व्हाट यू नीड टू डू, कितने का एसेट है? 20 lakhs। मैं 20 lakhs इनपुट कर रहा हूं,
20 लाख मतलब 2 मिलियन मैंने इनपुट कर दिया। कॉमन सेंस लगाओ जी, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 20% ऑन WDV, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो वैल्यू बचेगा वो 80% होगा। तो करो 20 लाख इंटू 0.8, एक साल बाद इस एसेट का वैल्यू हो जाएगा 16 लाख। फिर से करो इंटू 0.8 दूसरे साल के लिए, तो सेकेंड ईयर एंड पर इसका वैल्यू होगा 12,80,000। तीसरे बार फिर से इंटू 0.8 10,24,000 हो गया। ये आपसे नहीं बन रहा है तो हद हो गई यार। डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन मतलब सोचो आप लोग CFA लेवल 1 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप मुझे आकर ये बुलाओ कि सर डेप्रिसिएशन कैसे कंप्यूट करते, नहीं आ रहा है, तो मैं क्या सिखाऊं आपको? अरे भाई किसी को अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो मैं आपको वर्किंग के साथ दिखा देता हूं। ये देख लो भाई, कैरिंग अमाउंट 14 लाख, ये लिख लो आप। एनुअल डिप्रिसिएशन एज पर SLM विल बी 2 लाख, depreciation for 3 years will be 6 lakhs, so carrying amount on 31/3/2025 will be 14 lakhs. ये carrying amount यानी कि ये book value हुआ, this is not the tax base value, this is the book value. tax base value तो अब calculate करेंगे हम। I am waiting for you to give me a signal that this is done and clear. This is done and clear. If this is done and clear, ये वर्किंग भी मैंने आपको समझा दिया है। टैक्स बेस वैल्यू, द अमाउंट एट विच यू हैव एक्वायर्ड द एसेट दैट वाज 20 lakhs माइनस डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर, माइनस डेप्रिसिएशन फॉर द सेकेंड ईयर एंड माइनस डेप्रिसिएशन फॉर द थर्ड ईयर। तो 3 साल बाद एसेट का वैल्यू हो गया 10,24,000। आगे बढ़े, अब बात कर रहे हैं टेम्पररी डिफरेंस की। डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस वैल्यू, दोनों का डिफरेंस ले ले तो वी विल बी गेटिंग द डिफरेंस ऑफ 3,76,000. दिस इज द टेम्पररी डिफरेंस बिकॉज इट इज अराइजिंग ड्यू टू डेप्रिसिएशन डिफरेंस एंड दिस इज अ टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस. टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस क्यों है उसका रीजन भी लिखा हुआ है. टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज्ड इन बुक्स इज 6 lakhs. टोटल डेप्रिसिएशन एज पर टैक्स लॉ इज 9,76,000. चलिए, इफ यू आर क्लियर विद दिस, यहां से आगे बढ़ते हैं एंड कुछ और एक्सप्लेनेशन लिखेंगे. फॉर अ ब्लॉक पीरियड ऑफ 3 years, अकाउंटिंग इनकम इज ग्रेटर देन टैक्सेबल इनकम बाय 3,76,000. ऐसा क्यों? फिर से एक बार इस बात को समझ लो, ऐसा क्यों हो रहा है वो समझ लो. देखो क्या हो रहा है. टोटल डेप्रिसिएशन एज पर टैक्स लॉ, यानी टैक्स लॉ में डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज हुआ है, अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुआ है. तो ऑब्वियसली फॉर अ ब्लॉक पीरियड ऑफ 3 years अकाउंटिंग में इनकम ज्यादा होगी कंपेयर टू टैक्स लॉ. That is what concluded over here. For the block period of 3 years, accounting income is greater than taxable income by 3,76,000. This would imply that rupees 3,76,000 of income earned by the company has remained untaxed and the same will be subject to tax in future. Therefore, temporary difference of 3,76,000 will result into an additional tax liability in future known as deferred tax liability. Because ये deferred tax liability create कर रहा है, ये deductible हो ही नहीं सकता. This is taxable. So it is a taxable temporary difference. देखिए ये reasoning कोई आपसे एग्जाम में पूछने नहीं वाला, but this is for your clarity. ये clarity आप दिमाग में रखोगे, then answering questions in exam will become very easy for you. एग्जाम में आपको कोई सा सिचुएशन देकर पूछ लेगा कि ये कौन से टाइप का डिफरेंस है. ऑप्शन ए टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस, ऑप्शन बी डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस, ऑप्शन सी परमानेंट डिफरेंस.
तो आपको करेक्ट आंसर क्लिक करना है, पर आपको फंडामेंटली मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज द नेचर ऑफ डिफरेंस गिवन इन दैट पर्टिकुलर केस. What will be your answer to example 2? If the life of the asset is 5 years instead of 10 years, other things remaining same. यानी मैंने एक छोटा सा चेंज कर दिया है, कि एसेट का लाइफ अब 5 साल कर दिया है एज पर योर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इंस्टेड ऑफ 10 years, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, मतलब बाकी सारी इंफॉर्मेशन एज इट इज. सो इफ यू बेसिकली वांट टू look into the whole example, it should look like this. You have acquired a plant on 1/4/2022 for 20 lakhs, estimated life 5 years without any scrap value. For accounting purpose, straight line method of depreciation is followed. Income tax law permits depreciation at 20% on WDV basis. On 31/3/2025, determine the following. Number 1, carrying amount of the plant. Number 2, tax base value of plant. And number 3, amount and nature of temporary difference if any. सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए स्क्रीन पर. मैं स्क्रीन पर जो भी डिस्प्ले कर रहा हूँ. Can we all agree that as per accounting records, the amount of depreciation will be 4 lakhs every year, and therefore the cumulative depreciation for 3 years will be 12 lakhs. So carrying amount of plant on 31/3/2025 will be 8 lakhs. अच्छा, टैक्स बेस वैल्यू तो कैलकुलेट ही नहीं करना था भाई, वो तो जो वर्किंग आपने एग्जाम्पल 2 में किया है जस्ट एज इट इज. ये देखो, इट विल बी 10,24,000. करेक्ट, 10,24,000. नाउ इस बार सिनेरियो क्या हो गया बताओ. टैक्स बेस वैल्यू इज ग्रेटर देन the carrying amount of the asset. Correct? Tax base value is greater than the carrying amount of the asset. When this happens, when tax base value is greater than the carrying amount of the asset, इसका मतलब ये कि आपने जो depreciation charge किया है accounting records में, that is greater. मतलब accounting में income कम हो गई है और taxable income ज़्यादा है. That means you have been taxed on income which you haven't even earned. तो जो इनकम आपने अर्न नहीं किया है उस पर भी आप टैक्स अभी दे रहे हो, तो आगे चलकर आपका टैक्स बचेगा. तो जो डिफरेंस है वो टेम्पररी डिफरेंस है, एंड दैट टू इट इज डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस. अब डिफरेंस कितना है? अच्छा, वैसे ही वो डेफर्ड टैक्स एसेट नहीं है. उस डिफरेंस में जब आप टैक्स रेट मल्टीप्लाई करोगे तो डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आएगा ना. Taxable temporary difference multiplied by tax rate will give you deferred tax liability. Deductible temporary difference multiplied by tax rate will give you deferred tax asset. But हमारे इस केस में क्वेश्चन ने पूछा ही नहीं, और आप चाहो तो भी कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि टैक्स रेट दिया ही नहीं. आपसे पूछा ही है सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी डिफरेंस इफ एनी. तो यस, देयर इज अ टेम्पररी डिफरेंस. Previous example it was a taxable temporary difference. In this example it is a deductible temporary difference. मुझे बताइए, यहाँ तक का कैलकुलेशन तो आई एम श्योर आपने खुद ही लिख लिया होगा. इसके आगे टेम्पररी डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस वैल्यू 2,24,000 का डिफरेंस है. This is a temporary difference of 2,24,000 and this is a deductible temporary difference. Reason why it is deductible: total depreciation charged in books is 12 lakhs and total depreciation charged as per tax law is 976,000. यानी आपने depreciation ज़्यादा चार्ज किया है बुक्स में. तो एक काम करेंगे, पहले make sure that you have written this whole thing. मैं आगे का भी डिस्प्ले दिखा दूँ. Yeah, take note of this. Shall we move ahead? For a block period of 3 years, accounting income is lower than taxable income by rupees 2,24,000. The company had to pay additional tax on an income of rupees 2,24,000 which it has not yet earned. Company will be earning this income in future years.
Therefore, temporary difference of 224,000 will result into a deduction in tax liability in future as a deferred tax asset will arise at present. Therefore, the temporary difference is deductible temporary difference. Now, please understand one thing. Whatever we have learnt, it was from the viewpoint of the tax base value of asset compared with the carrying amount of the asset. तो हमने जो सीखा है that was in the context of asset. Liability will be having just a reversal, just the opposite treatment. So लाइबिलिटी को लेकर पूरा डिस्कशन फिर से करने की ज़रूरत नहीं. एक बार आपने एसेट को बेस रख के यदि समझ लिया है तो लाइबिलिटी में इट विल बी जस्ट द ऑपोजिट ट्रीटमेंट. सो मैं जो डिस्प्ले कर रहा हूं उस पर ध्यान देंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ टेम्पररी डिफरेंस फॉर एसेट्स एंड फॉर लाइबिलिटीज. फर्स्ट पॉसिबिलिटी, इफ कैरिंग अमाउंट एक्सीड्स द टैक्स बेस, व्हाट डिड यू लर्न? Taxable temporary difference, and it will lead to deferred tax liability. If carrying amount is less than the tax base, what did you learn? It is a deductible temporary difference and it will be a deferred tax asset. And if carrying amount is equal to tax base, no temporary difference arises and therefore no deferred tax asset or deferred tax liability will arise. If I have filled up this column for asset, in the same scenario द इम्पैक्ट फॉर लाइबिलिटी विल बी डिफरेंट. मैं बार बार आपसे एक बात कह रहा हूं कि हमने लाइबिलिटी को बेस रखकर कुछ सीखा नहीं. जो भी हमने सीखा है वो एसेट को बेस रख के सीखा है. वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग वन थिंग, दैट लाइबिलिटी विल बी हैविंग द रिवर्स ट्रीटमेंट और एग्जैक्ट ऑपोजिट ट्रीटमेंट. तो इन सेम सिनेरियो जहां पर एसेट के लिए डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी हो रहा है तो वहां लाइबिलिटी के लिए डेफर्ड टैक्स एसेट अराइज होगा. एंड reversal scenario exactly. So let me put forward this in screen for you properly so that you can note it down.